यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में चर्चा कर रहे थे मापन एवं मूल्यांकन पे। आज हम चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, परीक्षण क्या होता है और परीक्षण और मापन में अंतर क्या होता है। तो आज हमको जो 3 टॉपिक पे विशेष रूप से चर्चा करना है, उसमें मूल्यांकन का महत्व, परीक्षण का अर्थ, परीक्षण और मापन में अंतर पे हम चर्चा करेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन के महत्व की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि मापन का मतलब होता है केवल मूल्य का अंकन, यानी कि केवल अंकन होता है। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्य का अंकन मूल्यांकन कहलाता है। यानी जब हमने किसी व्यवहार पे, किसी विशेषता पे केवल अंक प्रदान कर दिया तो मापन हो गया। लेकिन यदि हमने उसके मूल्य का अंकन कर दिया कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, कितनी वांछनीय वस्तु यह है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, यदि हमने उसके मूल्य का अंकन कर दिया तो वो हो गया मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, प्रशासक हो, समाज हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। क्योंकि बिना मूल्यांकन के हम कुछ समझ नहीं सकते, हम कुछ जान नहीं सकते। एक छात्र अगर सोचता है कि हमने क्या सीखा तो इसके लिए मूल्यांकन की जरूरत। एक शिक्षक अगर सोचता है कि हमने क्या पढ़ाया और बच्चों ने कितना सीखा तो इसके लिए मूल्यांकन की जरूरत। एक प्रिंसिपल को अगर जानना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारे विद्यालय में अच्छे सुचारू रूप से संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसके लिए मूल्यांकन की जरूरत। एक प्रशासक को अगर जानना है कि हमारे बनाए गए नियम नीति कहाँ तक कारगर सिद्ध हुए तो इसके लिए मूल्यांकन की जरूरत। एक समाज को अगर जानना है कि हमने जिन उद्देश्यों के लेकर के एक शिक्षण संस्थान की स्थापना किया था, हमने जिन उद्देश्यों के लेकर के एक बच्चे को एक विद्यालय में भेजा था, वह हमारे लिए उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी अगर करनी है तो मूल्यांकन की जरूरत। यानी आप देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनको निश्चित रूप से जानना ही है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहाँ तक प्रभावशाली है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मूल्यांकन एक आवश्यक पहलू है। यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम किस स्तर पर पहुँचे और हमको अभी और क्या प्राप्त करना है, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई या नहीं हुई। तो मूल्यांकन जो शब्द है वो बहुत ही व्यापक शब्द है। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, बिना मूल्यांकन के आपका काम होने वाला नहीं है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जो भी लोग जुड़े होंगे, सबके लिए मूल्यांकन एक जरूरी पहलू है। सबके लिए मूल्यांकन एक जरूरी पहलू है। और यदि मूल्यांकन हम नहीं करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि अभी हम में कितनी कमियां हैं, कहाँ तक हमने उद्देश्यों की प्राप्ति की है और हमको सुधार कितना करना है, इसका पता नहीं चल पाएगा। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है।
जब तक हम मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक हमको इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की, हमने कहाँ तक के उद्देश्यों की पूर्ति की। जब हमको अपना रिजल्ट प्राप्त होता है, प्रगति पत्र प्राप्त होता है, प्रगति की जानकारी होती है, तो एक छात्र को प्रेरणा मिलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, उसे आत्मसंतोष होता है और वह फिर उसी ऊर्जा और जोश के साथ फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। और जब तक एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक वह रिजल्ट का इंतज़ार करता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसको पता चलता है कि हमारा रिजल्ट ये है, यानी उसको प्रगति की जानकारी हुई, तो फिर से उसके अंदर जोश का संचार हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और फिर से वह दुगने जोश के साथ अपने फिर उसी काम में लग जाता है। तो मूल्यांकन ऐसा पहलू है कि बिना उसके आगे बढ़ने में वह ऊर्जा नहीं रह जाता जो हमको प्रगति की जानकारी के बाद होता है। इससे हम कमियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि केवल सत्र के अंत में होता हो, चाहे उस जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी कि एक लेसन प्लान लेकर के जब शिक्षक क्लास में जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के बाद ही वह केवल मूल्यांकन करता है। बीच बीच में वह मौखिक प्रश्नों के माध्यम से भी मूल्यांकन कार्य करता रहता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो विधियां हैं, हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं, हम जिस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ तक कारगर है। तो बीच बीच में भी वह मूल्यांकन करता रहता है, और जिससे उसको अपनी कमियों की जानकारी मिल जाती है और वह उन कमियों को लगातार उसी प्रक्रिया के अंतर्गत दूर करता रहता है। तो बिना मूल्यांकन के वह अपनी कमी को भी नहीं पता लगा सकता और बच्चों की कमियों का भी जानकारी उसको नहीं हो सकता यदि वह मूल्यांकन नहीं करता है तो। यानी बच्चों के बीच कमी क्या रह गई, बच्चे क्यों नहीं सीख पाए, इसकी जानकारी भी मूल्यांकन के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन बच्चों के लिए और छात्रों के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि हमारी जो शिक्षण विधि है, हमारी जो पाठ्य योजना है, हमारी जो शिक्षण सामग्री है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो शिक्षण युक्तियां हैं, वो कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुए। वह प्रभावशीलता को जानने के बाद समय समय पर उसमें जो आवश्यक संशोधन होता है वो उसमें करता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी नवीन खोजें हो रही हैं, यदि उससे हम समय समय पर परिचित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता होता आज कहाँ पहुँच गया है इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए वो आजीवन हो गया, नहीं। समय के अनुसार उद्देश्य बदलते रहते हैं, स्थान के अनुसार उद्देश्य बदलते रहते हैं, और उन उद्देश्यों के आधार पे ही हमको सारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होती है और ऐसा वातावरण विकसित करना होता है जिसमें बच्चा स्वयं आ करके प्रोत्साहित हो करके सीखने का प्रयास करे। मूल्यांकन के द्वारा बच्चा सर्वप्रथम छात्रों के जो पूर्व ज्ञान है उसकी जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि उसी पूर्व जानकारी के आधार पर ही बच्चे को पढ़ाना है, उसमें नया ज्ञान जोड़ना है। बच्चे की रुचि किधर है इसकी जानकारी प्राप्त करता है, बच्चे में क्या योग्यता है इसकी जानकारी प्राप्त करता है, बच्चे की क्षमता कितनी है इसकी जानकारी प्राप्त करता है, बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, सामर्थ्य
और बच्चे के अंदर जो कुछ कमियां भी होती हैं उसकी भी जानकारी उसको मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वह बच्चे को उचित मार्गदर्शन कर सकता है, उसको उचित सलाह दे सकता है, उसके लिए उचित शिक्षण अधिगम की व्यवस्था कर सकता है, उसके लिए उचित शिक्षण विधि की व्यवस्था कर सकता है और ऐसे वातावरण तैयार कर सकता है जिसमें बच्चा आसानी से सीख सके और उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाया जा सके। तो यदि मूल्यांकन के महत्व को हमने देखा, समझा, जाना कि जितने भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित लोग हैं, चाहे वो अध्यापक हो, छात्र हो, प्रधानाध्यापक हो, प्रशासक हो, समाज हो, सबके लिए मूल्यांकन एक आवश्यक पहलू है। यदि मूल्यांकन नहीं होता है तो इससे जो हमको जानकारी चाहिए होती है वह जानकारी नहीं निकल के आ पाएगी और हम कहीं भी आत्मविश्वास में आकर के कार्य नहीं कर पाते हैं और हम कमियों का पता भी नहीं लगा पाते हैं। और जब हम कमियों का पता नहीं लगा पाते हैं तो हम अपने उस प्रक्रिया में सुधार भी नहीं कर पाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू है मूल्यांकन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से और व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। हमेशा मूल्यांकन होता रहता है। अगर हम कहें कि दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन अलग अलग हैं तो ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है मूल्यांकन। यदि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा तो जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो हम सिखाना चाह रहे हैं, वह हम सिखा नहीं पाएंगे और हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब अगर हम देखें कि शैक्षिक उद्देश्यों को अगर हमको समझना है, मूल्यांकन के महत्व को अगर समझना है, तो मूल्यांकन के द्वारा ही हम शैक्षिक निर्णय ले पाते हैं। यदि मूल्यांकन ना होता तो हम निश्चित रूप से हम ऐसे निर्णय नहीं ले पाते जो हमारे लिए ज़रूरी है। मूल्यांकन के द्वारा ही हमको पता चलता है कि किसी भी प्रक्रिया में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या दोष है, क्या उसके अंदर गुण है, क्या हमको कमियां नज़र आईं, क्या हमको अच्छाइयां नज़र आईं। हम उन अच्छाइयों को रखते हैं, कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और ऐसा केवल और केवल मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने भी लोग जुड़े होते हैं सबको अपनी प्रगति की जानकारी अगर होनी है तो वह मूल्यांकन के द्वारा ही होना है। एक शिक्षण संस्थान जो स्थापित किया जाता है उसके कुछ अपने मूल उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, एक प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाता है पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उस विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है इसकी भी जानकारी मूल्यांकन के द्वारा। एक अध्यापक क्लासरूम में जाता है, शिक्षण कार्य करता है, वह किसी निश्चित उद्देश्यों को लेकर के जाता है। उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई इसकी भी जानकारी मूल्यांकन के द्वारा। यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई तो कहाँ तक हुई और उसमें क्या कमियां रह गई उसको जान करके उसमें सुधार करने का प्रयास अगर करेगा तब भी मूल्यांकन की ही आवश्यकता है। एक छात्र जिसका भी एक निश्चित उद्देश्य होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का, कुछ सीखने सिखाने का, बिना मूल्यांकन के वह भी नहीं समझ सकता है कि हमको हमारी प्रगति कहाँ तक हुई और हमको अभी कहाँ तक सीखना है, क्या सुधार करना है। इसकी भी जानकारी छात्र को मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होता है।
मापन में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। यानी मापन जब हम करते हैं तो उसके लिए उद्देश्यों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और उसी उद्देश्य के आधार पे ही हम मूल्यांकन करते हैं। पहले से ही हम मान लेते हैं, पहले से ही हमारे पास ऐसे उद्देश्य होते हैं कि जिनको हम देखते हैं कि ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। तभी हमको ये जानकारी होगी कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। मूल्यांकन के आधार पे ही हम पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण सामग्रियों के बारे में, शिक्षण सूत्रों के बारे में, शिक्षण युक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ तक वह प्रभावशाली सिद्ध हुआ। यदि प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ तो उसमें क्या कमियां रह गई और उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन जो होता है वह कक्षा शिक्षण में सुधार मूल्यांकन जो होता है वह कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी की जानकारी होती है, जिससे वह अपने शिक्षण कार्य को और सुसंगठित बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाती है। कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जाए जिसको वहाँ पे उसको अच्छी सफलता मिले, जिससे वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, यह भी बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है, जिससे हम उनके दृष्टिकोणों में बदलाव ला सकते हैं। यदि उनका दृष्टिकोण उचित नहीं है, उनकी योग्यताओं में हम परिमार्जन कर सकते हैं, उनके व्यवहारों का हम परिमार्जन कर सकते हैं, उनकी रुचियों के आधार पे हम उनको ऐसे क्षेत्र उपलब्ध करा सकते हैं जिनमें उनका सर्वांगीण विकास संभव हो। बिना मूल्यांकन के ये सब संभव नहीं है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का भी ज्ञान होता है कि जो एक विद्यालय में केवल शिक्षण कार्य ही नहीं होता है, शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो शिक्षण कार्य से हट कर के होते हैं। यदि कोई बच्चा बहुत ही तेज हो पढ़ने में, उसकी बुद्धि दब्धि बहुत तेज हो, लेकिन उसके अंदर सामाजिकता ना हो, या एक समाज जो उसके अंदर गुणों को देखना चाहता है, वो गुण उसके अंदर ना आवे, तेज हो बच्चा, सब कुछ जानता हो, अपने स्तर की सारी बात को जानता हो, लेकिन उसमें सामाजिकता ना हो, उसमें ईमानदारी ना हो, उसमें कर्तव्य निष्ठा ना हो, उसमें सत्य और अहिंसा के प्रति जागरूकता ना हो, तो वो जानकारी उसके लिए बेकार है, क्योंकि वह समाज नहीं चाहता कि बच्चा ऐसा हो। तो विभिन्न जो शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसकी उपयोगिता की भी जानकारी हमको मूल्यांकन के द्वारा ही मिल पाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि परीक्षण क्या होता है। यदि हम परीक्षण की बात करें तो मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है, परीक्षण कहलाता है। यानी मानव के जो व्यवहार होते हैं उसका जो मापन एवं मूल्यांकन हम जिस उपकरण के माध्यम से करते हैं वही परीक्षण कहलाता है। जैसे हम छात्र को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद पेपर होता है, तो पेपर ही वही टेस्ट जो होता है वही परीक्षण होता है। परीक्षण का अंग्रेजी टेस्ट होता है, तो वही जो परीक्षण होता है वही टेस्ट होता है। हम क्या देखते हैं कि मानव के व्यवहार में, यानी उस छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, यही तो जांचने का प्रयास करते हैं। तो पढ़ाने के बाद जब हम टेस्ट लेते हैं तो यह जांचने का प्रयास करते हैं कि बच्चा सीखने के बाद, बच्चा पढ़ने के बाद, बच्चा अपने व्यवहारों में कितना परिवर्तन लेकर के आया है। और जब यह जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो जिस उपकरण के माध्यम से, यानी वह पेपर जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वही परीक्षण कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में अगर आपको समझना होगा तो परीक्षण का मतलब पेपर होता है, परीक्षा होता है।
यह विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। तो सुसंगठित योजना का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ही हम टेस्ट ले लेंगे, बिना पढ़ाए हम उस पाठ का टेस्ट थोड़ी लेते हैं। पहले पढ़ाएंगे तो फिर उसका पाठ का टेस्ट लेंगे, फिर पढ़ाएंगे फिर उस पाठ का टेस्ट लेंगे। तो ये जो टेस्ट होता है ये एक सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है, यानी ये एक योजना के तहत किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब हम छात्रों का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, मापन करने का प्रयास करते हैं, तो एक टेस्ट का आयोजन करते हैं और उस टेस्ट के द्वारा हम ये पता करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो कहाँ तक आया, और जिस परीक्षा के माध्यम से, जिस परीक्षा के माध्यम से, जिस उपकरण के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं उसी को हम परीक्षण कहते हैं। आगे अगर देखें तो परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताएं, उपलब्धियों, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण वस्तुनिष्ठ भी होता है, मानकीकृत भी होता है, यानी मानकों पर आधारित होता है। संपूर्ण मानव के व्यवहार का हम अध्ययन या मूल्यांकन हम इसके द्वारा करते हैं। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। यदि हम परीक्षण और मापन के बीच अंतर को अगर हम देखें तो परीक्षण जो होता है यानी टेस्ट जो होता है वो मापन से पहले होता है। पहले टेस्ट होगा तब नंबर दिया जाएगा, यानी परीक्षण मापन के पूर्व की संक्रिया है और मापन जो है वो परीक्षण के बाद की संक्रिया है। ये तो एकदम स्पष्ट है कि पहले टेस्ट होगा फिर अंक मिलेगा। तो परीक्षण मापन से पूर्व की संक्रिया है और मापन परीक्षण के बाद की संक्रिया है। दूसरा, परीक्षण का उपयोग जो है, प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। तो परीक्षण जो है वो पेपर जो है वह स्वयं एक उपकरण है। उसी के माध्यम से तो हम विभिन्न, चाहे बुद्धि को नापना हो, चाहे व्यक्तित्व को नापना हो, रुचि को नापना हो, आवृत्ति को नापना हो, चाहे जिसको हमको नापना हो, तो हम उसी पेपर के माध्यम से ही तो नापते हैं। तो वो तो एक उपकरण हो गया नापने का। बुद्धि नापने का बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व नापने का व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि नापने का अभिरुचि परीक्षण, अब क्षमता नापने का क्षमता परीक्षण। तो ये सारे जो परीक्षण होते हैं स्वयं में एक उपकरण होते हैं। अब जबकि मापन हेतु हमको उपकरणों की आवश्यकता होती है। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है और मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। तो जब पहले परीक्षण होगा फिर मापन होगा तो निश्चित रूप से मापन में परीक्षण है तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित हो गया। जैसे मूल्यांकन में मापन है, पहले मापन करेंगे तब मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक हो गया, मापन का क्षेत्र संकुचित हो गया। उसी प्रकार से परीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है क्योंकि परीक्षण जो है वो मापन में समाहित है। तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित और मापन का क्षेत्र जो हो गया वो व्यापक हो गया। 4 नंबर की अगर चर्चा करें तो परीक्षण का जो संबंध होता है वो मानसिक व मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाए, हमको परीक्षण करना है, टेस्ट लेना है, तो किस आधार पे बच्चा टेस्ट देगा? मानसिक आधार पे, बुद्धि के आधार पे टेस्ट देगा। बच्चे का अगर हमको बुद्धि नापना है, बच्चे का अगर हमको रुचि नापना है, बच्चे का अगर हमको व्यक्तित्व नापना है, बच्चे का अगर हमको अभिप्रेरणा का स्तर नापना है, बच्चे का अवधान क्षमता नापना है, तो ये सारी जो है मनोवैज्ञानिक गुण हैं। ये किस माध्यम से हम नापेंगे, किस उपकरण से हम नापेंगे? तो ये परीक्षण के माध्यम से नापेंगे। तो इसका संबंध मानसिक व मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है। भौतिक गुण का मतलब जो हमको दिखाई देता है। जैसे अगर हम कहें कि 8 किलो चीनी, तो 8 किलो चीनी तो हमको दिमाग में आ गया कि 8 किलो चीनी क्या है, हाँ इतना होगा। 1 दर्जन कलम, तो दिमाग में आ गया कि हाँ 1 दर्जन कलम कितना होगा। लेकिन अगर हम कहें कि
बुद्धि लब्धि 79 उसका है। तो एक्यूरेट आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही होगी। तो ये क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया ये। अब अगर अगला बात करें तो परीक्षण जो होता है वह वास्तविकता यानी गुण दोष के निर्धारण की व्यवहारिक प्रक्रिया है। परीक्षण के द्वारा हम गुण दोष जान सकते हैं और यह व्यवहारिक प्रक्रिया है। जबकि मापन के बारे में अगर कहा जाए तो स्टीवेंस का आपको याद होगा परिभाषा। स्टीवेंस ने क्या कहा था कि मापन जो होता है कुछ स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को, विशेषताओं को, गुणों को, प्रदत्तों को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो परीक्षण जो होता है वह वास्तविक गुण दोष के निर्धारण की व्यवहारिक प्रक्रिया है, और जबकि जो मापन होता है वह एक निश्चित नियम के अनुसार केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। 6 नंबर अगर देखें तो किसी अवधारणा या परिकल्पना के सत्यापन हेतु जो किया जाता है उसको परीक्षण किया कहा जाता है। अब परिकल्पना क्या है? परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी समस्या का संभावित उत्तर। जैसे हमारे सामने कोई समस्या जब आती है तो हम तमाम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उन समाधान ढूंढने के क्रम में हमारे दिमाग में उसके कई समाधान आते हैं। तो जो हमारे दिमाग में कई समाधान आते हैं तो सभी उसके समाधान हो नहीं सकते, लेकिन समाधान हमारे दिमाग में आते हैं। तो जो समाधान हमारे दिमाग में आते हैं वो उसके संभावित हल हो सकते हैं, हल नहीं है, संभावित हल है, तो उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। तो किसी अवधारणा या परिकल्पना के सत्यापन हेतु जो किया जाता है उसको हम परीक्षण कहते हैं। और छात्र में जो अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं उसको जो हम अंक प्रदान करते हैं उसी को मापन कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट है कि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि मापन किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने की बात होती है। जब हम परीक्षा लेते हैं तो व्यक्ति के विषय में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो अच्छा है, मध्यम है, खराब है, क्या है, तो व्यक्ति के या छात्र के बारे में हमको तो जानकारी हो जाती है। लेकिन जब हम मापन करते हैं तो केवल यह सामान्य प्रश्नों का ही उत्तर देता है। जैसे गणित में कोई बच्चा अगर 80 नंबर पा गया और हम कहें बच्चा गणित में 80 नंबर पाया है तो बच्चा कैसा है, तो हम कैसा है इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो पूर्णांक है वो 200 का है कि 500 का है, क्या है वो जब तक हम ये नहीं बताएंगे। और जब हम ये कहेंगे कि जो 80 नंबर पाया वो क्लास में सबसे कम है, तो इसका मतलब बच्चा का गणित कमज़ोर है। जो 80 नंबर पाया वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि बच्चा गणित में सबसे तेज है। तो 80 नंबर पाने के आधार पे हम उस बच्चे की क्वालिटी को नहीं बता सकते हैं। जबकि जब हम परीक्षण करते हैं तो उससे व्यक्ति के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि बच्चा जो है वो किस प्रकार का है। तो आज हमने चर्चा किया मूल्यांकन के महत्व को, परीक्षण के अर्थ को, और मापन और परीक्षण में अंतर का। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सब चल रहे हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा उसी को ही केवल हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बाकी तो आप इसका नोट्स ज़रूर पढ़ते रहिए और कलम कापी लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको समस्या कोई ना हो। धन्यवाद।